जिस लड़की ने बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारा, उस बैंक मैनेजर ने उसी लड़की से कर ली अंत में शादी। मगर कैसी कैसी संभावनाएं बनी थी, कैसी कैसी परिस्थितियां हुई थी, इसके बारे में जानेंगे। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के अंदर बैंक मैनेजर अपनी बुजुर्ग मां के इलाज के लिए वहां पर दर दर की ठोकरें खा रहा था, क्योंकि एम्स हॉस्पिटल के अंदर बड़ी मुश्किल से नंबर आता है। और जो बुजुर्ग माँ थी उसकी, उनको कैंसर था, लास्ट स्टेज उसकी चल रही थी। अब ये जैसे उस हॉस्पिटल के अंदर घूम रहा था तो एक जगह बैठ जाते हैं थकार कर कुर्सियों पर। तभी एक लड़की इसको नजर आती है और यह उस लड़की को देखते ही अपना चेहरा छुपाने लगता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि वो लड़की उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उस लड़की को देखकर चेहरा छुपाने लगता है, मगर वह लड़की इसको देखते ही इसके पास आती है और आकर के कहने लगती है कि आप तो कई सालों पहले बैंक में मैनेजर थे ना। लेकिन वह लड़का उससे मुंह छुपा रहा था। और उसके बाद इनके बीच में जो होता है दोस्तों, क्या तो कहानी थी, पूरा मामला यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियोस के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है दिल्ली के अंदर, करोल बाग पड़ता है। इसके अंदर रहा करता है प्रीतम नाम का एक शख्स, जो कि बैंक के अंदर मैनेजर है। उम्र उसकी फ़िलहाल 31 साल है। और एक लड़की का भी बता देता हूं मैं आपको, उसका नाम होता है रागिनी, और जो कि 27 साल जिसकी उम्र है। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, जो लड़की है इसके बारे में, लेकिन मैंने नाम यहीं पर बता दिया है। तो अब मैं इस लड़के के बारे में चर्चा कर लेता हूं, जिसका नाम प्रीतम है, मैनेजर है बैंक का, और उसकी उम्र 31 साल है। एम्स में अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए घूम रहा था, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो लड़की आकर इसको देख लेती है, यह उससे बचना चाहता था, लेकिन लड़की कहती है कि आप तो बैंक मैनेजर हो ना। अब यह कहता हाँ जी मैं बैंक मैनेजर हूँ। और उसके बाद जो लड़की होती है वह उससे एकदम से बोल पड़ती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब उसके बाद प्रीतम बोला उस दिन माफ़ी मांग लेती तो शायद आज दोबारा माफ़ी मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। मगर यह जो लड़की थी यह कहती है कि उस दिन का तो बस आप पूछो ही मत, उस दिन तो मामला ही कुछ और था। आखिर क्या हुआ था दोस्तों, 2016 की बात है। 2016 में नोटबंदी हुई थी, और नोटबंदी के बाद सभी लोग 2-2 हज़ार रुपये लेने की लाइन में लगे हुए थे। आपको पता है राहुल गांधी भी लाइन पर लगे हुए थे उस दौर में। तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की शादियाँ थी, तो शादी के लिए पैसों का अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जिन लोगों के पास कैश था वो तो शादियाँ कर ले जा रहे थे, लेकिन जिन लोगों का पैसा बैंक के अंदर था उन लोगों की शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा उस साल दिक्कतें आई थी दोस्तों। बहुत दिक्कतों का सामना उस समय लोगों को करना पड़ा था। लाइन में लगा रहा करते लोग सुबह 4 बजे के और दोपहर 12 बजे तक, और तब जाकर कहीं 2-4 हज़ार रुपये उनको मिला करते थे। और उस दौर में फ़ोन पे, UPI पे का नंबर का सिस्टम था नहीं, जैसा कि अब है कि कैश हो तो ठीक है, नहीं है तो फ़ोन पे से काम कर लेंगे। उस टाइम पर नहीं था। उसके बाद ही ये ज़्यादातर जो ये ट्रांजेक्शन मतलब जो होने लगी हैं, ये फ़ोन पे वगैरह ज़्यादा चलन में आए थे। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो लड़की थी, उस लड़की की शादी थी 15 नवंबर की, और सारा पैसा उसके पिता का बैंक के अंदर बंद था। अब इनके सामने परेशानी का सामना इनको करना पड़ता। परेशानी आ जाती है कि भाई दहेज का सामान भी लेना है, शादी की तैयारियां भी करनी है, और फिर कैसे करेंगे। और ये तो एक बार में 2-2.5 हज़ार रुपये देते हैं, बस किस तरह से पैसे निकालेंगे। तो ये कोशिश करते हैं कि कोशिश की जाए लाइन में लग लग करके पैसे निकाले जाएँ। तो ये बार बार लाइन में लग जाते हैं, कभी भाई लगता, कभी पिता लगता। कुछ भाई के खाते में भी थे, कुछ पिता लगता लाइन में, कुछ लड़की के खाते में भी थे। तो इस तरह से लाइन में खड़े रहा करते कैश के लिए, क्योंकि कैश से काम हुआ करता था उस टाइम पर। और थोड़े बहुत पैसे जो निकल जाया करते, उन पैसों से तुरंत शादी के लिए शॉपिंग कर लिया करते, जैसे कि दहेज का सामान खरीदना, ऐसी सारी चीज़ें। अब दोस्तों इसी तरह से सोच रहे थे कि हाँ 15 नवंबर तक हम सारा काम सेट कर देंगे, पैसे तकरीबन बहुत सारे निकाल लेंगे, कुछ बाकी हमारे पास हैं, गहने जेवरात तो हमारे पास हैं ही। इस तरह से उन्होंने प्लानिंग बनाई हुई थी। तो अब एक दिन की बात होती है, रागिनी सुबह 5 बजे से लाइन में जा लगती है एक बैंक के सामने, और तब से वह सुबह से 5 बजे से 8 बज जाते हैं। 8 बजे तक उसके पीछे काफ़ी लोग और लाइन में जुड़ जाते हैं, बहुत लंबी लाइन हो जाती है। और 8 बजे अब उसकी माँ जो थी वो वहाँ पर आ जाती है, बेटी तूने ना चाय पिए, ना लेटरिन वॉशरूम कुछ भी नहीं किया है, मुंह धो ले, अपना ब्रश वगैरह कर ले, मैं तुम्हारी जगह पर यहाँ पर लाइन में खड़ी रहूँगी और तू जा घर जाकर चाय पी ले, मैं
बना कर रखाई हूँ। तो बैंक वो ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल पैदल अपने घर वह वहाँ से माँ को अपनी जगह पर लाइन पर लगा कर चली जाती है। माँ वहाँ पर खड़ी हुई है। उसके बाद वह 1-1.5 घंटे के अंदर ब्रश वगैरह करके टॉयलेट वॉशरूम नहा धो करके वह वापस आ जाती है और वापस आ करके देखती है कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वह अपनी माँ के पास जाकर कहती है कि माँ जाओ, अब तुम जाओ घर, अब मैं अपने आप लाइन में लग जाऊंगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह अपनी माँ को लाइन से हटाकर आप खुद लगने लगती है तो वहाँ जो लोग थे वह विरोध करने लगते हैं कि ये लड़की कैसे घुस जाएगी लाइन के अंदर आगे से, हम इतने देर से खड़े हुए हैं। लेकिन वह लड़की बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं यहाँ पर सुबह 5 बजे की लाइन में लगी हुई हूँ और अब मैं घर गई थी चाय पानी पीने के लिए, माँ को यहाँ पर खड़ा कर गई थी, अब मैं अपनी लाइन पर दोबारा लग रही हूँ आकर के। लेकिन लोग उस समय दोस्तों बौखलाए हुए थे, कोई भी इस बात को नहीं मानता है, यही कहते हैं कि झूठ बोल रही है, सब लोग ऐसे ही तो बोलते हैं लाइन में आग लगने के लिए। अब तो यहाँ पर इनके बीच में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा भी ऐसा होता है कि अंदर बैंक तक मामला पता लग जाता है कि बाहर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है और पुलिस भी वहाँ पर थी, वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इधर बैंक का मैनेजर बाहर आ जाता है और वह पूछता है, मैनेजर का नाम होता है दोस्तों प्रीतम, ये वही मैनेजर है जो एम्स में अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करवा रहा है। और वो लड़की जो थी उसका नाम होता है रागनी, जिसकी उम्र होती है 27 साल, जो लाइन में लगी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मैनेजर बाहर आ जाता है, गर्मा गर्मी का माहौल देखकर पहले तो समझाने की कोशिश करता है लोगों को कि भाई ऐसा मत करो, ये तो सब आप आराम से बारी बारी पैसा ले लो। लेकिन लोग कहते हैं भाई ये लड़की गलत लग रही है। तो मैनेजर को भी लगता है कि ये लड़की गलत लाइन में लग रही है, तो मैनेजर भी इस लड़की को थोड़ा धमका देता है कि तुम पीछे जाओ, ऐसे मत लगो इसमें, दोबारा लाइन में लगो, पीछे जाओ, सबसे पीछे लग कर आओ। भैया लड़की को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि वह 5 बजे से खड़ी थी और उसको अब ऐसे निकाला जा रहा था। तो एकदम से जब मैनेजर से उसकी तू में होती है, मैनेजर भी अपनी बातों पर आ जाता है कि नहीं पीछे जाओगी, यहाँ पर खड़ी नहीं रहोगी। तो ये लड़की मैनेजर को थप्पड़ मार देती है और इसको पता नहीं था कि ये बैंक का मैनेजर है, लेकिन बाद में पता लग जाता है कि ये मैनेजर है। और उसके बाद पुलिस इस लड़की को पकड़ लेती है, भाई बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारा था, उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है। इधर जो बैंक मैनेजर होता है वह कुछ कहता नहीं है, ना ही कुछ करता है, लड़की है और अंदर चला जाता है। लेकिन बाद में उसको पता लगता है कि भाई इस लड़की की तो शादी होने वाली है और 15 नवंबर को, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस वाकई में ही 5 बजे की लाइन में लगी हुई थी। बाद में उसको पता लगता है तो उसको बड़ा अफसोस होता है। तो वह अब पुलिस वालों से कहता है देखो इसके ऊपर कार्रवाई मत करो, इसकी शादी है 15 नवंबर को, और शादी से पहले जब पैसा ना हो तो लोग फ्रस्ट्रेशन में आ ही जाते हैं, और यह तो सुबह से लगी हुई थी, इसकी गलती नहीं थी, मगर ये मैं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूँगा। अगर एक बार ये रही बात थप्पड़ की, थप्पड़ के बदले में ये माफ़ी मांग ले तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मगर दोस्तों रागनी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। वह कहती है मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मेरी गलती नहीं है, मैं 5 बजे से लगी हुई थी लाइन में और मुझे धक्के देकर निकाला जा रहा था इस मैनेजर के द्वारा, कह रहा था कि जाओ पीछे लगो लाइन में। तो वह माफ़ी उस टाइम मांगती नहीं है। अब पुलिस वाले कहते हैं बताओ जी कार्रवाई करनी है नहीं करनी है। तो जो मैनेजर होता है प्रीतम वह कहता अरे नहीं यार जाने दो, लड़की है, उसकी शादी भी है, उसकी छवि खराब हो जाएगी, मुझे थप्पड़ लग गया कोई बात नहीं, ऐसा जो भी हुआ सो हुआ। उसके बाद वह उसको माफ़ करके वहाँ से जाने देता। लड़की अभी भी गर्म जोश में थी। लेकिन जब ये मामला हो जाता है तो अब जो घर वाले होते हैं लड़की के, रागनी के घर जाकर ये जब सारा कुछ बताती है पिता को, भाई को, तो घर में मीटिंग होती है कि शादी 15 नवंबर को है और हम सारे घर वाले लाइन में लग लग के इतना परेशान हो गए हैं और आज ये ऐसा मामला भी हो गया है। तो उनका मन उतर जाता है, कहते हैं ना भाई अब नहीं करेंगे, ये तो अब शगुन हो गया। और उसके बाद घर वाले कहते हैं कि चलो शादी को ही आगे बढ़ा देते हैं, क्यों लाइन में लगना, जब मामला शांत हो जाएगा पैसे मिलने लगेंगे तो शादी धूमधाम से करेंगे। और फिर सारे घर वाले डिसीजन लेते हैं कि शादी को अब आगे बढ़ाएंगे, अब शादी नहीं करेंगे। और फिर दोस्तों शादी को आगे बढ़ाया जाता है। मगर दोस्तों उसके बाद यह लड़की जो होती है, यह उस लड़का जो शादी होने वाली थी जिस लड़के से जिसका नाम था भानु, उससे इसकी शादी होने वाली थी। अब जैसे शादी अब 4-5 महीने आगे बढ़ा दी थी, 6 महीने, तो भानु से इसकी बात होती रहती थी, भाई होने वाला पति है। अब यहाँ पर क्या होता है, कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। वह जो भानु होता है वह इसको ओयो होटल में ले जाने की बात करने लगता है, इसके साथ अनैतिक रिश्ता बनाने की कहने लगता है कि देखो शादी तो हमारी तब भी होगी, क्यों ना एक दूसरे को जान लिया जाए, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए जाएँ। मगर यह लड़की रागनी ऐसी नहीं थी, इसने कह दिया था जो भी कुछ होगा शादी के बाद होगा, ऐसे में अपनी
इज्जत ऐसे नीलाम किसी ओयो होटल में नहीं करूँगी। और फिर दोस्तों इस बात का उस लड़के को बुरा लगता है तो इसको गाली गलौज देता है, तुम कैसी हो, तुम इतनी बड़ी सती सावित्री नहीं हो, मेरे सामने बन रही हो ऐसी कहाँ। तो यह बात रागिनी को गलत लग जाती है, क्योंकि रागिनी सही थी अपनी जगह पर। और उसके बाद रागिनी को इसके बारे में और चीज़ें पता लगती हैं कि शराब वगैरह पीता है, और ये ऐसा लड़का है कि जो नौकरी से जब आता है तो ये ओयो होटल में दूसरी लड़कियों के साथ भी मौज मस्ती करता है। ये खबर जब रागिनी को मिलती है तो घर वालों को बताती है, और फिर घर वाले और रागिनी मिलकर के इस शादी को तोड़ देते हैं। शादी टूटने के बाद अब लड़की कहती है कि माँ बाबा मैं अब पढ़ाई में लगूंगी, क्योंकि इसको MBBS वगैरह करके डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना था। और फिर माँ बाप जैसे तैसे काफ़ी पैसा, 1 रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, लाखों में होता है दोस्तों यह कोर्स। और पैसा इकट्ठा करने के बाद इसका नंबर एम्स में पड़ जाता है, और वहाँ पर यह डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगती है, और फाइनल ईयर में थी MBBS। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता, अब वही मैनेजर अपनी बीमार माँ के कैंसर का इलाज करवाने के लिए उस हॉस्पिटल में आ जाता है, और यह लड़की उस डॉक्टर को देखकर पहचान लेती है और उसके पास तुरंत जाती है और कहती है कि आप तो मैनेजर थे ना बैंक में। प्रीतम कहता है हाँ जी मैं पहले भी मैनेजर था, आज भी मैनेजर हूँ। अब वह लड़की कहती है कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि पहचान तो प्रीतम भी रहा था उसको, रागिनी को। अब प्रीतम से रागिनी कहती है कि बस गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, वरना आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई। वो पूछता कैसे बच गई। वह कहती है कि जिससे शादी कर रही थी उससे मेरी शादी टूट गई, हम लोगों ने शादी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, और फिर मुझे पता लग गया वो लड़का कितना कमीना है, शादी से पहले संबंध बनाने की कह रहा था, और ऊपर से अय्याशी किया करता, शराब पिया करता, और मैं बच गई, हमने शादी तोड़ दी, तो मुझे फ़ायदा हो गया आपकी वजह से, मुझे माफ़ कर देना। वह ये भी कहता है कि उस समय माफ़ी मांग लेती तो कोई दिक्कत नहीं रहती, मैं तो जब भी ऐसा हूँ अब भी ऐसा हूँ। और फिर वह कहता है कि अगर तुम्हें फ़ायदा हुआ तो एक थप्पड़ और मार दो मुझे, और भी फ़ायदा हो जाएगा। अब ये बात सुनकर के एकदम से रागिनी हंस पड़ती है और कहने लगती है कि आप तो बहुत मजाकिया हो जी। और उसके बाद इन दोनों की बातचीत होती है। रागिनी पूछती है आप यहाँ पर कैसे हो, वह बताता है मेरी माँ बीमार है, कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। रागिनी पूछती है आपकी शादी हो गई। वह कहता शादी तो मेरी हुई थी, लेकिन शादी के 4 साल बाद ही मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी अपने माँ बाप को यहाँ से निकालो या फिर माँ बाप से दूर चलो, लेकिन मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ ना, मैं माँ बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर वह रूठ करके मायके में बैठ गई और वहीं से मुझे तलाक के कागज़ भेज दिए, और मैंने उन पर दस्तखत भी कर दिए हैं। तलाक का केस चल रहा है, 2-4 महीने में तलाक होने वाला है। इस तरह की मेरी शादी हुई थी। अब जैसे ही वह ये कहा करती थी कि भाई तू अपने माँ बाप को छोड़ दो, और उसने तलाक के कागज़ भेजे थे, तो उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, और माँ अकेली रह जाती है घर में, और पिता की उस पत्नी की वजह से मौत हो जाती है। अब मैं अकेला हूँ, बस माँ है मेरे आगे पीछे। अब तो यहाँ पर यह बात सुन करके रागिनी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, और रागिनी उससे कहने लगती है कि आप चिंता मत करिए, आपकी माँ का इलाज यहाँ पर हर संभव प्रयास में करूँगी। देखो भगवान तो डॉक्टर नहीं होते इतने ज़्यादा बड़ा, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपकी माँ को बचा लूँगी, क्योंकि लास्ट स्टेज चली हुई है कैंसर की। बाकी कोशिश करूँगी, जहाँ जो जैसा इलाज पॉसिबल होगा मैं करवाऊँगी, मैं सारा कुछ जानती हूँ यहाँ पर। और फिर वह लड़की उसका इलाज करवाने लगती है, डॉक्टर के पास जल्दी से नंबर दिला देना, जल्दी वेटिंग ना करवाना, इस तरह से वो फ़ायदा करने लगती है। और फिर अब एक दिन बैठा हुआ प्रीतम कह रहा होता है कि मेरा बैंक का काम सारा बिगड़ गया, ऑडिटिंग होनी है, मतलब महीने का लास्ट चल रहा है। अब वह लड़की कहती है कि आप जाओ अपना काम देखो, मैं हूँ यहाँ पर आपकी माँ की देखभाल करने के लिए। भरोसा इतना जम चुका था इन दोनों को। फिर वह चला जाता है, जाने के बाद वह वापस आता है, फिर अपनी माँ की देखभाल करता है। और फिर एक दिन वह लड़की उदास बैठी हुई थी, और वह उदास जैसे बैठी थी, तो वह पूछता है क्या हुआ, क्या मामला है। तो वह बताती है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ीस भरने का टाइम आ गया है, 3 लाख रुपए फ़ीस भरी जाएगी, और अब मेरे माँ बाप के पास पैसे है नहीं, क्या करूँ, फ़ीस तो भरनी पड़ेगी, आखिरी बार है। तो वह लड़का उसको अपने साथ ले जाता है और उसको चेक काट कर दे देता है कि ये डाल लो वो अपनी बैंक में, और उसके बाद देख लेंगे जो कुछ होगा। लड़की अब कहती है नहीं मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ। वो कहता है जब आपने मुझे अपना मान लिया, मेरे माँ बाप को मेरी माँ की देखरेख कर रही हो, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? मेरे पास पैसा बहुत है, बस खर्च करने के लिए लोग नहीं है मेरे पास। अब तो वह इस पैसे को अपनी फ़ीस में भर देती है, और फिर वह लड़की अंतर मन में इसके ऊपर मरने मिटने लगती है। और फिर दोस्तों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं अच्छे से, लेकिन अब अकस्मात जो माँ होती है बीमार, वह उसकी मौत हो जाती है। फिर यह उसको बुलाती है मैनेजर को बैंक में से फ़ोन करके कि आपकी माँ का निधन हो गया है। रोता रोता आता है, रो रो कर कह रहा होता है कि अब मैं किसके सहारे जीऊँगा, यही तो एक सहारा थी मेरा। अब इधर जो
रागिनी होती है उसको गले लगा लेती है। आप चिंता मत करिए, आपके सहारे और भी बन जाएंगे, आप अकेला महसूस मत करिए। माँ का अंतिम संस्कार करवाया जाता है, रागिनी खुद उस अंतिम संस्कार में थी। और फिर इस प्रीतम के फ्लैट पर भी रागिनी जाती है इससे मिलने के लिए, इससे सहानुभूति जताने के लिए कि आप घबराइए मत, हम सब लोग आपके साथ हैं। और इन दोनों को प्यार हो जाता है और उसके बाद ये दोनों शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। तो प्रीतम कहता है ठीक है जी, शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद धूमधाम से शादी होती है, लड़की डॉक्टर बन जाती है, प्रीतम मैनेजर है और फिलहाल इनके 2-3 बच्चे भी हैं और खुशहाल इनका परिवार है, दोनों पति पत्नी का। तो इस तरह से किस्मत में जब मिलना होता है तो तकरार करके भी लोग मिल जाते हैं, तकरार करके भी लोग अपने हो जाते हैं जो पराए होते हैं। और जब किस्मत में बिछड़ना लिखा हुआ होता है तो अपने लोगों से जिनसे हम रात दिन प्यार करते हैं वो भी बिछड़ जाते हैं, वो भी पराए हो जाते हैं। तो यह किस्मत का खेल ना कहें तो इसको और किसका खेल कहें। ये थी आज की कहानी। आपको कैसा लगा यह प्रोग्राम हमारा, इसके बारे में आप लिखा ज़रूर करें, क्योंकि आप जब लोग लिखते हैं, बताते हैं कि अच्छा लगा तो हमें बहुत अच्छा लगता है और कोशिश करते हैं अच्छा वीडियो बनाने की। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं, हमारे साथ हैं राजेश श्रीवास्तव जी, लगातार कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से लगातार बने रहते हैं। परम मान इटली से कमेंट करते हैं। ताजी लोमान हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं। और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल से पुरी से सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। बिहार जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं। शरद कुमार हैं। भरत तिवारी कमेंट करते हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। देवेंद्र सेन कमेंट करते हैं। गणेश सोनी कमेंट करते हैं। कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ संजीव कुमार कमेंट करते हैं। और जी खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जी भी। और उसके बाद हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। छगनदास खाडाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।